में बहुत हाई एनर्जी एक्सरे यूज करते हैं। जो एक्सरे यूज होता है जो कैंसर कोशिकाएं हैं, कैंसर सेल्स है, उसको मारने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। रेडिएशन का मेन टारगेट होता है डीएनए। पेशेंट को लगता है कि रेडिएशन से दर्द हो सकता है, लेकिन वो गलत है। करेक्ट। रेडिएशन से दर्द नहीं होता है। हाँ, ऐसे छूने से, साथ में खाना खाने से ऐसे कोई इशू नहीं होगा। नहीं छोटे होता है। बच्चे भी हो तो उनको कोई इफेक्ट नहीं होगा। नमस्कार आप सभी व्यूअर्स को, आज के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं और एक्सपर्ट हैं वो हैं डॉक्टर हफीजुल। वो एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के स्पेशलिस्ट हैं और जो आसाम गुवाहाटी में बी बरुआ कैंसर सेंटर में काम करते हैं। वेलकम टू द शो हफीजुल। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर अभिलाष। रेडिएशन थेरेपी ऐसी चीज है जो सुनने में काफी अजीब लगती है, और वो जो कैंसर्स में यूज होता है, मतलब हम सभी इस्तेमाल करते हैं। तो आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा ब्रीफ में बताइए, सिंपल लैंग्वेज में, कि क्या होता है रेडिएशन थेरेपी। हाँ। तो रेडिएशन थेरापी एक प्रकार का ट्रीटमेंट ऑप्शन है, हम लोग बोल सकते हैं, जिसमें मतलब हम लोग एक्सरे को, जो हम लोग एक्सरे सीटी स्कैन में जो एक्सरे यूज़ करते हैं, उसी को हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें बहुत हाई एनर्जी एक्सरे यूज़ करते हैं। जो एक्सरे यूज़ होता है जो कैंसर कोशिकाएं हैं, कैंसर सेल्स है, उसको मारने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। तो उसमें कभी कभी हम लोग एक्सटर्नली देते हैं, कभी कभी इंटरनली हम लोग रेडिएशन दे सकते हैं। इसमें कभी फोटोन, इलेक्ट्रॉन, अलग अलग प्रकार के रेडिएशन थेरापी किया जा सकता है। सो बेसिकली एटम के जो छोटे पार्टिकल्स हैं और जो स्पेशल हाई एग्जैक्टली। डोज एक्सरेज हैं, उनसे हम बेसिकली कैंसर सेल स्पेसिफिक एरियाज में उसको हम मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो कोशिश आप की। बोल रहे हैं हाई एनर्जी एक्सरेज, ये कैसे मारते हैं, मतलब सेल्स को, मतलब। थोड़ा जैसे हम लोग को थोड़ा साइंस का हेल्प लेना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल जैसे बिल्कुल। जी, जैसे हम लोग के बॉडी में जो सेल्स है, सेल्स के अंदर डीएनए रहते हैं। ये जो डीएनए है, रेडिएशन का मेन टारगेट होता है डीएनए। तो रेडिएशन क्या करता है, जाके डीएनए को नुकसान पहुंचाता है। तो रेडिएशन जब डीएनए डैमेज होता है तो वो सेल बढ़ नहीं पाता है। तो हम लोग जब रेडिएशन देते हैं एज ए रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, हम लोग के दिमाग में रेडिएशन देने से पहले दो एरिया जो हम लोग के दिमाग में रहता है, ध्यान में रखते हैं हम लोग। एक है जहाँ पे रेडिएशन चाहिए, मतलब जो ट्यूमर सेल्स है वहाँ पे हम लोग को रेडिएशन देना है। और एक एरिया है जहाँ पे ट्यूमर सेल्स नहीं है, वहाँ पे रेडिएशन नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि हाई एनर्जी जो है रेडिएशन हम लोग टारगेट करते हैं उसी ट्यूमर सेल्स के ऊपर, ताकि वहां पे ज्यादा से ज्यादा डैमेज हो और जो साइड के जो एरियाज है वहां पे कम डैमेज हो। तो तो अभी बेसिकली एक बेसिकली हम सराउंडिंग जी, एरियाज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और सारा फोकस हम प्रोटेक्ट। कैंसर सेल पे दे रहे हैं ताकि बाकी जगह कहीं डैमेज ना हो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली वही करते हैं हम लोग। जी। डॉक्टर हफीजुल, रेडिएशन थेरेपी किस टाइप ऑफ ट्यूमर्स में ज्यादा यूज किया जाता है, या इंडिया में किन चीजों के लिए ज्यादा यूज किया जाता है जहां पर उसकी एफिकेसी ज्यादा हो? और नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का, कि कोई नॉन कैंसर कंडीशंस में भी क्या रेडिएशन यूज किया जा सकता है? हाँ। रेडिएशन एक्चुअली तो बहुत सारे कंडीशंस है जहाँ पे रेडिएशन यूज किया जाता है, लेकिन कॉमनली अल से कि जैसे हेड एंड नेक रीजन में बहुत कॉमन है, इस एरिया में भी कॉमन है बहुत, और यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, रेडिएशन यूज करते हैं। जैसे चेस्ट एरिया में बोलेंगे तो इसोफेगस, मतलब खाने का जो नली है वहाँ पे अगर कैंसर होता है तो वहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फिर गर्भकोश में, सर्वाइकल कैंसर में, फिर ऐसे एनल कैंसर में जहाँ पे रेडिएशन का यूज़ बहुत होता है। और अलग अलग बहुत सारे कंडीशंस है। और हाँ, ये भी सही है कि जो नॉन कैंसरस डिजीजेस है वहाँ पे भी रेडिएशन का यूज़ किया जाता है। जैसे कुछ ब्रेन ट्यूमर्स है जो कैंसरस नहीं है, फिर भी वहाँ पे यूज़ किया जाता है। और और जैसे हाइपरट्रोफिक स्कार कीलॉइड में भी डेटा है कि कीलॉइड में भी यूज किया जा सकता है। रिसेंटली हम लोग के डिपार्टमेंट ही एक केस किया था, क्यूटेनियस रोजाइड ऑफमैन डिजीज, जो एक रेयर बिनाइन कंडीशन है, वहां पे भी हम लोगों ने रेडिएशन ट्राई किया था। तो ऐसे बहुत सारे कंडीशन है जहाँ पे रेडिएशन यूज कर सकते हैं हम लोग। ओके डॉक्टर हफीजुल, अगर जब पेशेंट आपके पास पहले, कोई भी कैंसर पेशेंट आते हैं, तो मतलब जब वो Yeah. आपके पास आते हैं, तो जब पहली बार आप उनसे मिलते हैं, जब तक उनका
ट्रीटमेंट शुरू होता है तो क्या क्या टेस्ट और क्या क्या चीजें, जनरल प्रोसेस क्या होता है? हाँ, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है एक्चुअली, क्योंकि बहुत लोग फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस करते हैं रेडिएशन। करेक्ट। तो जब एक डिसीजन होता है ट्यूमर बोर्ड में कि मैं अकेले एज अ डॉक्टर मैं अकेले डिसीजन नहीं ले सकता। आपको भी पता है, जिन लोगों को पता नहीं है उन लोग के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जब डिसीजन होता है कि रेडिएशन, ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर्स है सब लोग मिलके रेडिएशन का या फिर जो सर्जरी होगा केमोथेरेपी होगा उसका डिसीजन लेते हैं। एक बार एक पेशेंट का डिसीजन हो गया कि उनका रेडिएशन होगा, तो पहले जो पेशेंट पार्टी को मिलना होता है वो है रेडिएशन डॉक्टर से। तो रेडिएशन डिपार्टमेंट में सिर्फ हम लोग रेडिएशन डॉक्टर ही नहीं है, हम लोग का और भी टीम मेंबर्स है, जैसे रेडिएशन ऑन्कोलिस्ट हम लोग है, रेडिएशन फिजिसिस्ट और डोजीमेट्रिस्ट है, फिर रेडिएशन थेरापिस्ट भी है, और उसके अलावा नर्सेस, ओटी टीम, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, देन नेविगेशन टीम, सब लोग होते हैं, सोशल वर्कर्स होते हैं। तो जब फर्स्ट टाइम डॉक्टर से मिलेंगे आप लोग, पेशेंट लोग जब डॉक्टर से मिलेंगे, तो आप लोग के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि कैसे होगा रेडिएशन, ये सब। तो आप लोग पहले तो डॉक्टर से बात कीजिए कि आप लोगों का जो भी डाउट है, जो भी क्वेरीज है वो सब पूछिए। जैसे आप लोग ये पूछ सकते हैं कि कितना रेडिएशन होगा, अगर रेडिएशन होगा तो हर दिन होगा कि हफ्ते में कितना दिन के लिए होगा। जनरली हफ्ते में सोमवार से शुक्रवार तक रेडिएशन होता है, शनिवार और रविवार को बंद रहता है। वैसे अगर हर दिन रेडिएशन होगा तो कितना समय के लिए रेडिएशन होगा, जैसे जनरली 10 से 30 मिनट के अंदर रेडिएशन हो जाता है। तो उसके लिए आप ये पूछ सकते हैं कि हॉस्पिटल में आपको रहना है या फिर बाहर रहना है, क्योंकि कुछ रेडिएशन है जो हॉस्पिटल में रह के हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं, और कुछ रेडिएशन है जो मतलब हॉस्पिटल से बाहर रह के हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि आप लोग आसपास के जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे एक रूम ले लीजिए, अब आप रोज आइए ट्रीटमेंट लीजिए, उसके बाद आप जाके रूम में आराम से रह सकते हैं। ये सब। और हाँ, पेमेंट का बारे में क्लियर करना है, क्योंकि ज्यादातर कैंसर पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है वो फ्री हो जाता है स्कीम के अंडर, लेकिन कुछ लोगों का, जिन लोगों का स्कीम का सुविधा नहीं है, उन लोगों को पेमेंट करना होता है, और वो भी अलग अलग टेक्निक के हिसाब से पेमेंट लेवल अलग अलग होता है। तो ये सब होने के बाद अगर पेशेंट पार्टी का सहमति हो तो हम लोग प्रोसीड करते हैं। तब उसके बाद हम लोग एक तारीख देते हैं पेशेंट को, उस तारीख को हम लोग सिमुलेशन करते हैं। ये रेडिएशन नहीं है, ये रेडिएशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट ही होगा उस दिन। तो सिमुलेशन के डे पेशेंट आएगा, आने के बाद हम लोग उस दिन एक स्कैन लेंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा पे नहीं करना है। वो स्कैन लेके हम लोग पेशेंट को भेज देंगे घर, ताकि हम लोग प्लान कर सके। उसके बाद हम लोग का पार्ट स्टार्ट होता है। अभी पेशेंट घर में है, हम लोग प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। अभी उसके बाद आता है, क्योंकि हम लोग को तो पता है कि कौन सा एरिया में कैंसर है, कौन सा एरिया में कैंसर नहीं है, लेकिन कंप्यूटर को तो पता नहीं है ना। तो हम लोग उसमें एक प्रोसेस की तरह कंप्यूटर को बताते हैं कि हाँ इस एरिया में कैंसर है और इस एरिया में नहीं है। इसको कॉन्टोरिंग बोलते हैं। इसमें काफी समय लगता है, इसलिए थोड़ा टाइम भी लगता है हम लोग को प्लान अप्रूव करने में। एक बार कॉन्टोरिंग प्रोसेस हो गया, अभी दूसरा जो टीम मेंबर मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि डोजीमेट्रिस्ट और फिजिसिस्ट है, उन लोगों के साथ हम लोग बैठते हैं। अभी डोजीमेट्रिस्ट और फिजिसिस्ट वो लोग एक्सपर्ट है फिजिक्स को लेके, वो लोग बहुत एक्सपर्ट है किस एंगल से रेडिएशन देना है, किस कितना समय के लिए देना है। वो लोग ये सब कैलकुलेशन करके एक हम लोग के लिए एक कॉन्साइज प्लान रेडी करता है। वो प्लान अगर ठीक है, अगर हम लोग को लगता है कि हाँ मैक्सिमम डोज ट्यूमर को मिल रहा है और मिनिमम डोज साइट के जो एरियाज है वहाँ पे प्रोटेक्ट हो रहा है, तो हम लोग वो प्लान अप्रूव करते हैं। अप्रूव करने के बाद हम लोग पेशेंट पार्टी को कॉल करते हैं कि हेलो, आप लोग का प्लान रेडी हो चुका है, आप लोग आइए, आपका पेमेंट करके ट्रीटमेंट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये जो अभी ट्रीटमेंट प्रोसेस स्टार्ट होगा, अभी पेशेंट पार्टी मिलते हैं द थर्ड पार्टी से, वो है रेडिएशन थेरापिस्ट। तो रेडिएशन थेरापिस्ट वो लोग हैं जिन लोगों को रेडिएशन मशीन हैंडल करने में उन लोगों का एक्सपर्टीज है, उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि कैसे हैंडल करना होता है। तो रेडिएशन थेरापिस्ट से रोज जाके मिलते हैं पेशेंट पार्टी, रोज जैसे मैंने बोला 5 दिन के लिए होगा, रोज 10 से 15 मिनट के लिए या फिर आधा घंटा के लिए उस प्रोसेस से रेडिएशन कंप्लीट किया जा सकता है। वही है प्रोसेस नॉर्मल। तो इन शॉर्ट, बड़ी टीम है और सब लोगों का अपना अपना एक रोल होता है। बेसिकली आप ये बोलना चाहते थे कि मतलब जब पेशेंट आता है, एक स्कैन करके पहले हम ट्यूमर को मैप करते हैं। बेसिकली हम उसको देखते जी हैं कि एग्जैक्टली एग्जैक्टली। कहाँ पर है, और उसके हिसाब से फिजिसिस्ट के साथ और डोजीमेट्रिस्ट के साथ आप प्लान करते हैं कि किस एंगल पे रेडिएशन जाए ताकि ट्यूमर को किल करने का मैक्सिमम एफिकेसी हो, और साथ में हम कोई भी और अननेसेसरी एरिया को डैमेज ना करे रेडिएशन, बिकॉज ये हाय है ना। हाई एनर्जी है, तो इसलिए वी शुड बी केयरफुल। तो
जैसे अब आपने डिटेल में ये तो बताया, लेकिन अब फिर भी हर एक ट्रीटमेंट का, चाहे वो मेडिसिन हो, सर्जरी हो, उनके थोड़े साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो जी क्या ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले ही या दौरान, ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, ऐसे कोई प्रिकॉशंस हैं जो पेशेंट ले सकते हैं ताकि उनके साइड इफेक्ट्स मिनिमम से मिनिमम रहे? जी हाँ, ऐसे बहुत से प्रोसेस है एक्चुअली साइड इफेक्ट कम करने के लिए। देखिए रेडिएशन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं उसको, दो धारी तलवार। मतलब इसका तो यूज तो है ही, लेकिन साइड इफेक्ट एब्सोल्युटली। भी है, यस। वो मानना पड़ेगा। इसलिए वो प्रिकॉशन भी लेना है उसका। प्रिकॉशन कैसे लेंगे, डॉक्टर की तरफ से भी कुछ हो सकता है या फिर पेशेंट की तरफ से भी कुछ हो यस। सकता है। अगर डॉक्टर के माने तो अभी जो हाई एंड टेक्निक्स है जैसे कॉन्फॉर्मल टेक्निक्स, उसके अंदर भी काफी टेक्निक्स आते हैं, वो स्कोप में नहीं है अभी बात करने के लिए। यस। लेकिन कॉन्फॉर्मल टेक्निक्स हम लोग यूज कर सकते हैं IMRT, जिससे IGRT। रेडिएशन, यस। एग्जैक्टली एग्जैक्टली IMRT IGRT यूज करके हम लोग वो सब कर सकते हैं। इससे साइड इफेक्ट काफी कम हो सकता है। और मान लीजिए कि एक पेशेंट का डिसीजन हुआ है कि 35 रेडिएशन हम लोग पेशेंट को देंगे, ओके। तो पेशेंट पेमेंट तो 35 रेडिएशन के लिए कर लेगा। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं है कि 35 रेडिएशन के बाद ही पेशेंट से मिलेंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग हर 5 या 4 फ्रैक्शन के बाद हम लोग पेशेंट को ओपीडी में बुलाते हैं कि आप आइए हमसे मिलिए, हम लोग देखना चाहते हैं कि आप लगा इन्फेक्शन है क्या, कुछ साइड इफेक्ट हुआ है क्या, ऐसा। तो इस हिसाब से हम लोग जितना हो सके कम कर सकते हैं। और बहुत इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है, जो सबको ये ध्यान देना चाहिए कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट। क्योंकि जो कैंसर पेशेंट का जो मानसिक स्थिति है वो काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है हम लोग को, नॉट ओनली फॉर द पेशेंट, लेकिन जो अटेंडेंट है उन लोग को भी काउंसलिंग देनी चाहिए। और अगर मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ तो मुझे एक पेशेंट को काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के पास भेजना चाहिए, ये मैं कर सकता हूँ। पेशेंट क्या कर सकता है, जो डॉक्टर एडवाइस दे रहा है तो उस एडवाइस को पेशेंट फॉलो करना चाहिए अच्छे से। आप नींद में ध्यान दीजिए, खान पान में ध्यान दीजिए, और थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी भी इम्पोर्टेंट है। और जब सपोर्ट चाहिए यू हैव टू, आपको अप्रोच करना है, डॉक्टर के पास जाना है, बोलना है कि हाँ सर मुझे ये चाहिए वो चाहिए। ऐसे हम लोग काफ़ी कम कर सकते हैं साइड इफेक्ट्स को। एग्जैक्टली exactly, जैसे डॉक्टर हफीजुल ने कहा कि मतलब दोनों तरफ से, डॉक्टर प्लस पेशेंट की तरफ से, दोनों की तरफ से थोड़ा एफर्ट होना चाहिए टू हाउ टू मिनिमाइज। मैं हेड एंड नेक कैंसर सर्जन हूँ, तो जब हम हेड एंड नेक सर्जरी, जो पेशेंट हमारे सर्जरी के बाद रेडिएशन के लिए जाते हैं, इन एडिशन टू जो आपने कहा, थोड़ी चीजें जो मैं कहता हूँ, जो हम एडवाइस करते हैं कि अपना फ्लूइड इनटेक, वाटर, जूसेस यस, एंड बटर मिल्क, रागी, मिलेट्स एंड ऑल, ये सारे वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा रहना चाहिए ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। बहुत जैसे इम्पोर्टेंट आपने है। कहा कि एग्जैक्टली। काउंसलिंग की जरूरत रहती है, तो क्योंकि रेडिएशन, जैसे आपने बोला कि 30 सिटिंग्स होते हैं, 35 सिटिंग्स होते हैं, तो बहुत लॉन्ग ट्रीटमेंट होता है। तो उस दौरान पेशेंट को मोटिवेटेड रखना बहुत जरूरी होता है ताकि वो बहुत ट्रीटमेंट जरूरी। नॉट ओनली ले बट ट्रीटमेंट को कंप्लीट करे, जो बहुत इंपॉर्टेंट एक Exactly. बात रह जाता है। और कॉमन जो हेड एंड नेक एरिया में, आई थिंक जो बहुत कॉमनली कहते हैं कि मुंह जलना, बर्निंग सेंसेशन रहना, खाने में मुश्किल रहना, तो थोड़ा पुश करते रहना पड़ता है पेशेंट को कि नहीं, आप मुंह से जितना हो सके विदाउट स्पाइस, विदाउट टेम्परेचर, ऐसी चीजें लेते रहे ताकि वो थोड़ा क्योंकि देयर स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट कंप्लीट करने के लिए, एग्जैक्टली। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और बहुत जैसे डॉक्टर बहुत हफीजुल ने इम्पोर्टेंट। कहा कि हमें एवरी 4-5 फ्रैक्शंस आप पेशेंट से मिलते हैं ये सारा एवेल्युएट करने के लिए, और जब जरूरत हो तो और किसी डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की भी हेल्प लेते हैं। जी तो और इसके अलावा क्या आप जैसे जनरल पेशेंट्स कभी पूछते होंगे आपसे बेसिक सवाल कि मुझे कुछ सन में जाने से, कोई कपड़ों में कोई कुछ ऐसे भी प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं क्या कि सन एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, या क्लोथिंग कैसे टाइप का होना चाहिए, क्योंकि हाई डोज जी रेडिएशन के वक्त काफी उनको बर्निंग सेंसेशंस और वो सब रहते हैं। जी, कपड़े जो हम लोग एडवाइस करते हैं वो लूज कपड़े। जैसे लूज। हेड एंड नेक एरिया में अगर मिल रहा है तो हम लोग कॉलर, जो कॉलर वाले जो टी शर्ट होते हैं या फिर शर्ट होते हैं, वो लोग हम लोग अवॉइड करने के लिए बोलते अवॉइड हैं, करना। क्योंकि यहाँ से फ्रिक्शन होता है, इससे स्किन रिएक्शन बढ़ सकता है, करेक्ट। ऐसा टाइप का। जितना हो सके वो फ्लूइड इनटेक, ये सब हम लोग प्रिकॉशन के लिए हम लोग बोलते हैं कि आप ये फॉलो कीजिए। जी अच्छा, तो अपार्ट फ्रॉम हेड एंड नेक, अगर कहीं किसी को
एब्डोमेन में या कहीं और जब हम रेडिएशन या कुछ करते हैं तो और क्या क्या साइड इफेक्ट्स पेशेंट को पता चल सकते हैं जो उनको पता होना चाहिए कि ये रेडिएशन की वजह से है? जी, साइड इफेक्ट डिपेंड करता है कि हम लोग रेडिएशन कहाँ पे दे रहे किस हैं। एरिया में? हेड एंड करेक्ट। नेक में होगा तो जैसे आपने अभी बोला वो सब हो सकता है। अगर छाती में, चेस्ट एरिया में अगर होगा तो पेशेंट को शायद खांसी हो सकता है, कभी कभी खाना निगलने में तकलीफ हो सकती है। फिर अगर पेट में, अगर एब्डोमेन में अगर पेशेंट को रेडिएशन मिल रहा है तो दस्त का, डायरिया का जो प्रॉब्लम है वो सब हो सकता है। कभी कभी पेट दर्द करना, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। ये सब अगर पेल्विस एरिया में, पेट के नीचे का जो हिस्सा है वहां पे अगर रेडिएशन होता है तो पेशेंट को पेशाब का जलन होना या फिर जल्दी जल्दी पेशाब लगना, ये सब इश्यू प्रॉब्लम हो सकता है पेशेंट को। ये सब आके आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं कि ये रेडिएशन की वजह से हो रहा है कि कुछ और वजह भी हो सकता है, तो डॉक्टर आपके साथ बैठ के बात करके इवालुएट करेगा। अगर जरूरत पड़े तो दवाई भी दे सकते हैं हम लोग उसके लिए। ऐसे हम लोग तो कर बहुत सकते जरूरी है कि आप समझे ये सिम्टम्स कि ये रेडिएशन से हो सकते हैं और इन सभी इश्यूज का सोल्यूशन है डॉक्टर्स के पास, तो हैं। कम्युनिकेशन यस, बहुत एग्जैक्टली। जरूरी रहेगा। यस यस यस, डेफिनेटली। डॉक्टर हफीजुल, आपके जब आपके एक्सपीरियंस में अभी तक जब पेशेंट आते हैं तो ऐसे कोई मिसकंसेप्शंस के साथ आते हैं जो आपको मन करता है कि मैं सबको बिठा के आज एक बार में बताना चाहता हूँ कि ये ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे कोई चीजें होती होंगी आपके दिमाग में, तो आप लोगों को बताना चाहेंगे? हाँ, ये सही बात है एक्चुअली। हाँ, क्योंकि उन लोग को, बहुत लोगों को पता नहीं होता है एक्चुअली, ये सही बात है। एक मैं बोल सकता हूँ, जैसे मैंने बोला है क्या नहीं, शायद पेशेंट को लगता है कि रेडिएशन से दर्द हो सकता है, लेकिन वो गलत है। करेक्ट। रेडिएशन से दर्द नहीं होता है। हाँ, रेडिएशन रिलेटेड, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले, रेडिएशन की वजह से निगलने में दर्द हो सकता है, वो अलग चीज है। लेकिन रेडिएशन देने से दर्द नहीं होगा। जैसे आपको इंजेक्शन लगाने से दर्द होता है, वैसा दर्द रेडिएशन देने से नहीं होता है। एक चीज। दूसरा एक चीज, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों ने एक्चुअली मुझे पूछा है कि ये अटेंडेंट की तरफ से क्वेश्चन होता है हमेशा कि सर या फिर मैम, हम जो पेशेंट के साथ 24 घंटे हम लोग रह रहे हैं, उससे हम लोग को कुछ प्रॉब्लम हो सकता है क्या? वो लोग ये मीन करते हैं कि शायद उन लोग के बॉडी से हम लोग के बॉडी में रेडिएशन आएंगे, या फिर हम लोग के बॉडी में कैंसर भी आ सकता है। ओके। ऐसा क्वेरीज होता है। मैं नहीं बोलूंगा वो मतलब होता है, क्योंकि पता नहीं होने से, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये गलत है। आप पेशेंट के साथ रहने से आपको कैंसर नहीं होगा, आपके बॉडी में रेडिएशन नहीं आएगा। इनफैक्ट आपको पेशेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना है, वही पेशेंट को जरूरत है, पेशेंट को मेंटल सपोर्ट जरूरत है। तो ये जो गलत फहमियां है वो मैं सबको बोलना चाहूंगा। और कुछ सोसाइटल प्रेशर्स भी है। जैसे एक बार एक पेशेंट अटेंडेंट आके मुझे बोला था कि सर, हम लोगों ने, जो गांव के लोगों को हम लोगों ने नहीं बताया है कि उनका कैंसर हुआ है, क्योंकि सब लोग डर जाएंगे। जो थोड़ा अवेयरनेस यस। इशू है एक। तो मुझे लगता है कि ये सब हम लोग को बात करना चाहिए इन सब के ऊपर एक्चुअली। नहीं, मतलब जो आपने अपना सेकंड पॉइंट बताया कि मतलब उनको लगता है कि अगर रेडिएशन है तो वो रेडियो एक्टिव, पेशेंट ही रेडियो एक्टिव एग्जैक्टली। होके वो स्प्रेड करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। इट इज एक्सट्रीमली सेफ और इसका साइंस और इसका विज्ञान बहुत ही एडवांस्ड है। जैसे जी, एक्सप्लेन किया डॉक्टर हफीजुल ने, और ऐसे छूने से, साथ में खाना खाने से ऐसे कोई इशू नहीं होगा। नहीं छोटे होता है। बच्चे भी हों तो उनको कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इस दौरान, एग्जैक्टली। क्योंकि इतना लॉन्ग ट्रीटमेंट है कैंसर का, तो हम जितना चीज नॉर्मल रखेंगे पेशेंट और उनके फैमिली के लिए, उतना उनको मोटिवेशन लगेगा, होगा। तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपने बहुत राइटफुली जी, सबको बताने की कोशिश की। थैंक यू डॉक्टर हफीजुल। आपने बेसिक्स ऑफ रेडिएशन की कैसे होता है वो सब बहुत अच्छी तरह बताया। थैंक यू फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। थैंक यू सो मच।